हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का वन थिंकर वन वीडियो क्लास में। इसमें 50 एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। आज हम टॉलकर पार्सन्स से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक कीजिएगा, और अगर बाद में आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो लाइक करके हाइप का बटन जरूर दबाइएगा। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल और ये है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आप चाहें तो इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्म में मिलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला प्रश्न है, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए कर्ता, लक्ष्य और परिस्थिति। ऑप्शन बी कर्ता, लक्ष्य और मानदंड। ऑप्शन सी कर्ता, लक्ष्य, परिस्थिति और मानदंड। और ऑप्शन डी लक्ष्य, परिस्थिति और शक्ति। तो बताइए सामाजिक क्रिया के आवश्यक तत्व पार्सन्स ने कौन कौन से बताए थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, कर्ता, लक्ष्य, परिस्थिति और मानदंड। एक्टर, गोल, सिचुएशन एंड नॉर्म्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजिल प्रतिमान में अनुकूलन का कार्य कौन होता है। मतलब जो एजिल मॉडल पार्सन्स के द्वारा दिया गया था उसमें एडेप्टेशन इन्होंने पहला ए फॉर एडेप्टेशन बताया था, उसका कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी परिवार और ऑप्शन डी धर्म। तो बताइए कौन करता है एडेप्टेशन का कार्य। तो ये कार्य किया जाता है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के माध्यम से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए एजिल का फुल फॉर्म। एजीएल प्रतिमान में लक्ष्य प्राप्ति का संबंध किससे होता है, मतलब गोल अटेनमेंट का संबंध किससे होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए परिवार से, ऑप्शन बी राजनीति से, ऑप्शन सी शिक्षा से और ऑप्शन डी धर्म से। तो बताइए गोल अटेनमेंट, लक्ष्य प्राप्ति का संबंध इनमें से किससे होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजनीति, पॉलिटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपलब्धि बनाम आरोपण किससे संबंधित है। ऑप्शन ए स्थिति निर्धारण से, ऑप्शन बी धार्मिक विश्वास से, ऑप्शन सी आर्थिक विनिमय से और ऑप्शन डी शक्ति संरचना से। तो बताइए अचीवमेंट वर्सेस एस्क्रिप्शन किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्थिति निर्धारण, एलोक्वेशन ऑफ स्टेटस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, स्थिति निर्धारण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सन्स का सिद्धांत किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण से संबंधित है। ऑप्शन ए संघर्ष सिद्धांत, ऑप्शन बी संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत और ऑप्शन डी आलोचनात्मक सिद्धांत। तो बताइए पार्सन्स का सैद्धांतिक दृष्टिकोण किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म से, संरचनात्मक कार्यात्मकवाद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सन्स के अनुसार समाज की स्थिरता किस पर आधारित है। ऑप्शन ए बल प्रयोग पे, ऑप्शन बी वर्ग संघर्ष पे, ऑप्शन सी मूल सहमति पे और ऑप्शन डी आर्थिक असमानता पर। तो बताइए सोशल स्टेबिलिटी, सोशल स्टेबिलिटी किस पर आधारित होती है। तो ये आधारित होती है वैल्यू कंसेंस, मतलब मूल सहमति। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया तंत्र के 4 घटक कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यक्तित्व और जैविक तंत्र, ऑप्शन बी वर्ग स्थिति दर, ऑप्शन सी शक्ति और अधिकार और ऑप्शन डी परिवार और धर्म। तो बताइए क्रिया तंत्र के 4 घटक कौन कौन से हैं। तो ये है आपका कल्चरल, सोशल, पर्सनालिटी एंड बिहेवियरल ऑर्गेनिज्म, सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तित्व और जैविक तंत्र। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ये पार्सन्स की पुस्तक है। ऑप्शन ए 1925 में, ऑप्शन बी 1937 में, ऑप्शन सी है 1948 में और ऑप्शन डी है 1955 में। तो बताइए द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन ये बुक कब आई थी? तो ये जो बुक आई थी वो आई थी 1937 में, 1937। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्सन्स किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? ऑप्शन ए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी शिकागो विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी कोलंबिया विश्वविद्यालय। तो बताइए पार्सन्स किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? तो ये संबंधित है हार्वर्ड विश्वविद्यालय से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरूप संरक्षण का संबंध मुख्यतः किससे है? ऑप्शन ए संस्कृति से, ऑप्शन बी राजनीति से, ऑप्शन सी उद्योग से और ऑप्शन डी है सेना से। तो बताइए पैटेंट मेंटेनेंस इज प्रीमली रिलेटेड टू। प्रतिरूप संरक्षण का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है संस्कृति, कल्चर से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार क्या है? ऑप्शन ए आर्थिक संरचना, ऑप्शन बी शक्ति संतुलन, ऑप्शन सी मूल सहमति और ऑप्शन डी वर्ग प्रभुत्व। तो बताइए पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी मूल सहमति, वैल्यू कंसेंस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजिल प्रतिमान में एकीकरण का कार्य किस संस्था से अधिक जुड़ा है? ऑप्शन ए विधि व्यवस्था से, ऑप्शन बी बाजार व्यवस्था से, ऑप्शन सी कृषि व्यवस्था से और ऑप्शन डी उद्योग व्यवस्था से। तो बताइए इंटीग्रेशन का संबंध किससे होता है? तो ये होता है विधि व्यवस्था, लीगल सिस्टम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एजिल का फुल फॉर्म क्या होता है? ए फॉर एडेप्टेशन मतलब अनुकूलता, बी फॉर गोल मतलब लक्ष्य, आई फॉर इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण और एल फॉर लेटेंसी मतलब प्रतिरूप संरक्षण। ये आपका एजिल का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशिष्टता बनाम प्रसार, स्पेसिफिसिटी वर्सेस डिफ्यूजनेस मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भूमिका सीमाओं से, ऑप्शन बी वर्ग संघर्ष से, ऑप्शन सी आर्थिक उत्पादन से और ऑप्शन डी धार्मिक अनुष्ठान से। तो बताइए ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भूमिका सीमाओं से, रोल बाउंड्रीज। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्सन्स का दृष्टिकोण अधिकतर किस प्रकार का विश्लेषण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए सूक्ष्म स्तर विश्लेषण, ऑप्शन बी व्यापक स्तर विश्लेषण, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और ऑप्शन डी ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो बताइए पार्सन्स का दृष्टिकोण किस प्रकार का था? तो इनका जो सिद्धांत था वो मैक्रो लेवल एनालिसिस पर आधारित था, व्यापक स्तर विश्लेषण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व उन्मुखता बनाम सामूहिक उन्मुखता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रेरणा संरचना से, ऑप्शन बी राजनीतिक शक्ति से, ऑप्शन सी आर्थिक संसाधन से और ऑप्शन डी धार्मिक नियंत्रण से। तो बताइए सेल्फ ओरिएंटेशन वर्सेस कलेक्टिविटी ओरिएंटेशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रेरणा संरचना मतलब मोटिवेशनल स्ट्रक्चर से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सन्स के अनुसार
सांस्कृतिक तंत्र का मुख्य तत्व क्या होता है? ऑप्शन ए मूल, ऑप्शन बी है शक्ति, ऑप्शन सी उत्पादन और ऑप्शन डी जनसंख्या। तो बताइए कल्चरल सिस्टम का सेंट्रल एलिमेंट क्या होता है? तो ये होता है आपका मूल्य, वैल्यूज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोशल सिस्टम किस वर्ष ये पुस्तक आई थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1958 और ऑप्शन डी है 1965। द सोशल सिस्टम पार्सन्स की पुस्तक है, बताइए कब आई थी। ये आई थी 1951 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्सन्स के अनुसार समाज में विचलन का नियंत्रण किससे होता है? ऑप्शन ए है सामाजिक नियंत्रण तंत्र से, ऑप्शन बी आर्थिक दबाव से, ऑप्शन सी वर्ग संघर्ष से और ऑप्शन डी तकनीकी विकास से। तो बताइए समाज में विचलन होता है उसका नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है पार्सन्स के अनुसार? तो ये सामाजिक रूप से कंट्रोल किया जाता है, मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्सन्स के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? ऑप्शन ए अत्यधिक संघर्ष पर बल दिया है, ऑप्शन बी स्थिरता पर अत्यधिक बल दिया है, ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था की उपेक्षा की है और ऑप्शन डी धर्म की उपेक्षा की है। तो बताइए पार्सन्स के सिद्धांत की क्यों आलोचना की जाती है, किस कारण से? क्योंकि इन्होंने स्टेबिलिटी पर अत्यधिक जोर दिया है, स्थिरता पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओवर एम्फेसिस स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्सन किस विश्वविद्यालय में लंबे समय तक अध्यापन से जुड़े रहे? ऑप्शन ए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी शिकागो विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी कोलंबिया विश्वविद्यालय। तो बताइए किस विश्वविद्यालय में लंबे समय तक अध्यापन कार्य किया था, मतलब पढ़ाया था पार्सन्स ने? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कब से कब तक किया था इन्होंने काम? 1927 से इन्होंने पढ़ाना शुरू किया था। कब तक पढ़ाया था? 1973 तक। मतलब ये इस समय क्या हुए थे, रिटायर हुए थे। और यहाँ पर स्टार्ट किया था इन्होंने 1927 को स्टार्ट किया था और 1973 तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको बुक्स जो दी हैं पार्सन्स के उसको कालक्रम के अनुसार से व्यवस्थित करना है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द सोशल सिस्टम, टूवर्ड अ जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन, सोसाइटीज एवोल्यूशनरी एंड कंपेटिटिव पर्सपेक्टिव्स। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, सबसे पहले आइए बुक्स के ईयर देख ले, कौन सी बुक कब आई थी। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ये पुस्तक आई थी 1937 में। द सोशल सिस्टम अभी आपको मैंने बताया 1951 में आई थी। टुवर्ड अ जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन, ये पुस्तक आई थी 1952 में। देन सोसाइटी एवोल्यूशनरी एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, ये पुस्तक आई थी 1966 में। तो ये ऑलरेडी अरेंज है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन असर्शन और रीजन का है। पहला कथन दिया है पार्सन्स की आरंभिक कृति सामाजिक क्रिया के सिद्धांत पर केंद्रित थी। कारण दूसरा दिया है उन्होंने उपयोगितावाद और प्रत्यक्षवाद दोनों की सीमाओं की आलोचना की है। ऑप्शन ए दोनों सही है, ऑप्शन बी है दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है और ऑप्शन बी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रारसंस की आरंभिक कृति सामाजिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित थी। इसमें उन्होंने उपयोगितावाद और प्रत्यक्षवाद दोनों की सीमाओं की आलोचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्सन्स की स्वैच्छिक सामाजिक क्रिया सिद्धांत का मुख्य तत्व क्या है? ऑप्शन ए आर्थिक निर्धारण, ऑप्शन बी मानदंडों द्वारा निर्देशित चयन, ऑप्शन सी वर्ग संघर्ष और ऑप्शन डी तकनीकी विकास। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी मानदंडों द्वारा निर्देशित चयन, नॉर्मेटिवली रेगुलेटेड चॉइस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी असर्शन और रीजन का है, अच्छे से पढ़िए आप लोग। कथन ए है, पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को केवल भौतिक परिस्थितियों से निर्धारित माना है। कारण आर दिया है, उनके अनुसार मूल और मानदंड क्रिया को दिशा देते हैं। ऑप्शन ए दोनों सही है, ऑप्शन बी ए आर सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन सी ए गलत है लेकिन आर सही है और ऑप्शन डी दोनों गलत है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को केवल भौतिक परिस्थितियों से निर्धारित माना है, ये लाइन सही है या ये लाइन उनके अनुसार मूल और मानदंड क्रिया को दिशा देते हैं, या दोनों सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए गलत है लेकिन आर सही है। पार्सन्स ने ये माना था कि मूल और मानदंड क्रिया को दिशा देते हैं, पर इनका ये मानना नहीं था कि सामाजिक क्रिया को केवल भौतिक परिस्थितियों से ही निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक क्रिया के विश्लेषण में स्थिति का कार का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है केवल भौतिक वातावरण, ऑप्शन बी है केवल सामाजिक संरचना, ऑप्शन सी है भौतिक और सामाजिक दोनों परिस्थितियां और ऑप्शन डी है केवल आर्थिक संदर्भ। तो बताइए सामाजिक क्रिया के विश्लेषण में स्थिति का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है भौतिक और सामाजिक दोनों परिस्थितियां। ऑप्शन सी बोथ फिजिकल एंड सोशल कंडीशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी असर्शन और रीजन का है। कथन ए दिया है, पार्सन्स ने समाज को एक संतुलनशील तंत्र के रूप में देखा है। कारण दिया है क्योंकि प्रत्येक उपतंत्र विशिष्ट कार्य करता है। ऑप्शन ए दोनों सही है, आर सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है दोनों सही है पर आर व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है और ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पार्सन्स ने समाज को एक संतुलित तंत्र के रूप में देखा क्योंकि प्रत्येक उपतंत्र विशिष्ट कार्य करते हैं। पार्सन्स व्यू सोसाइटी एज अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ईच सब सिस्टम परफॉर्म a specific function। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक क्रिया में कर्ता की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए निष्क्रिय तत्व होता है, ऑप्शन बी स्वायत्त निर्णय लेने वाला होता है, ऑप्शन सी केवल आर्थिक प्रणाली होती है और ऑप्शन डी केवल सांस्कृतिक उत्पाद होता है। तो बताइए सामाजिक क्रिया में कर्ता एक्टर की क्या भूमिका होती है? तो ये एक ऑटोनोमस डिसीजन मेकर होता है, स्वायत्त निर्णय लेने वाला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सोशल सिस्टम में मुख्य रूप से किसका विश्लेषण है? ऑप्शन ए सामाजिक भूमिका और संरचना का, ऑप्शन बी वर्ग संघर्ष का, ऑप्शन सी पूंजीवाद का और ऑप्शन डी क्रांति का। तो इनकी पुस्तक है पार्सन की द सोशल सिस्टम। बताइए इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें सोशल रूल्स एंड स्ट्रक्चर का वर्णन किया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन और रीजन का है। कथन ए है, पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को उद्देश्यपूर्ण माना है। कारण दिया है, प्रत्येक कर्ता लक्ष्य की प्राप्ति हेतु साधनों का चयन करते हैं। किसी भी
कथन और कारण को पढ़ने से पहले हम क्योंकि शब्द जोड़ते हैं या बट या बिकॉज इन शब्दों का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस बन रहा है तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, अगर नहीं बन रहा है तो दोनों एक दूसरे का एक्सप्रेशन नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, पर दोनों कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, दोनों सही है और आर्ट्स इसकी सही व्याख्या है। पार्सन ने सामाजिक क्रिया को उद्देश्यपूर्ण माना क्योंकि प्रत्येक कर्ता लक्ष्य की प्राप्ति हेतु साधनों का चयन करता है। पार्सन considered social action to be goal oriented because every actor select means to achieve goals. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्सन के विकासवादी दृष्टिकोण का विश्लेषण किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ऑप्शन बी द सोशल सिस्टम, ऑप्शन सी टुवर्ड अ जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन, ऑप्शन डी सोसाइटीज एवोल्यूशनरी एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। तो बताइए विकासवादी दृष्टिकोण का प्रयोग किसमें किया है? एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव का प्रयोग पार्सन ने किस पुस्तक में किया है? तो ये सोसाइटीज एवोल्यूशनरी एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये पुस्तक कब आई थी? 1966 में। इस पुस्तक में इन्होंने विकासवादी दृष्टिकोण का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का विस्तृत प्रतिपादन किया गया है? ऑप्शन ए द सोशल सिस्टम में, ऑप्शन बी द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में, ऑप्शन सी सोसाइटीज एवोल्यूशनरी एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव्स में, और ऑप्शन डी टुवर्ड अ जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन में। तो बताइए सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को पार्सन ने अपनी किस पुस्तक में दिया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये पुस्तक कब आई थी? ये आई थी 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में संतुलन स्वाभाविक रूप से बना रहता है, कारण यह प्रत्येक उपतंत्र अपने विशिष्ट कार्य का निष्पादन करता है। ऑप्शन ए दोनों सही है, आर इसकी व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन बी दोनों सही है, आर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है, और ऑप्शन ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में संतुलन स्वाभाविक रूप से बना रहता है क्योंकि प्रत्येक उपतंत्र अपने विशिष्ट कार्य का निष्पादन करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिकता बनाम विशिष्टता का संबंध मुख्यतः किससे है? ऑप्शन ए मूल्यांकन के मानदंड से, ऑप्शन बी आर्थिक उत्पादन से, ऑप्शन सी शक्ति वितरण से, और ऑप्शन ए वर्ग संरचना से। तो बताइए यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पार्टिकुलरिज्म किससे संबंधित है? तो ये स्टैंडर्ड ऑफ एवोल्यूशन मूल्यांकन के मानदंड से संबंधित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजिल प्रतिमान में प्रतिरूप संरक्षण का कार्य किससे जुड़ा होता है? ऑप्शन ए संस्कृति और समाजीकरण से, ऑप्शन ए बाजार और उद्योग से, ऑप्शन सी सेना और पुलिस से, और ऑप्शन डी संसद और न्यायालय से। तो बताइए प्रतिरूप संरक्षण का कार्य किससे जुड़ा हुआ है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने अभी ऊपर किया है। तो ये संबंधित होता है संस्कृति और समाजीकरण, कल्चर एंड सोशलाइजेशन से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए है पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को लक्ष्य उन्मुख माना है, कारण दिया है कर्ता उपलब्ध साधनों में से चयन करता है। ऑप्शन ए दोनों सही है, आर इसकी सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन बी दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है, और ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा और कौन सा गलत, या कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को लक्ष्य उन्मुख माना
क्योंकि कर्ता उपलब्ध साधनों में से चयन करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बोथ आर करेक्ट। आर इज एक्सप्लेनेशन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्सन्स के अनुसार आधुनिक समाज में प्रमुख प्रतिमान कौन सा है? ऑप्शन ए आरोपण, ऑप्शन बी उपलब्धि, ऑप्शन सी प्रसार और ऑप्शन डी विशिष्टता। तो बताइए पार्सन्स के अनुसार आधुनिक समाज के प्रमुख प्रतिमान कौन से हैं? तो ये है आपका उपलब्धि, अचीवमेंट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो हाइप का बटन जरूर दबाइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के विकासवादी दृष्टिकोण का मुख्य विचार क्या है? ऑप्शन ए समाज में निरंतर संघर्ष, ऑप्शन बी समाज का विभेदीकरण, ऑप्शन सी आर्थिक निर्धारण और ऑप्शन डी धार्मिक प्रभुत्व। तो बताइए पार्सन्स के विकासवादी दृष्टिकोण का मुख्य विचार क्या है? तो ये है समाज का विभेदीकरण, स्ट्रक्चर डिफरेंशिएशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन ए है पार्सन्स का दृष्टिकोण व्यापक स्तर का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। कारण आ रहे हैं, उनका मुख्य ध्यान सामाजिक संरचना और संस्थाओं पर है। ऑप्शन ए दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है दोनों सही है, आर की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है, और ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। दोनों स्टेटमेंट सही दिए। पार्सन्स का दृष्टिकोण व्यापक स्तर पर विश्लेषण प्रस्तुत करता है क्योंकि उनका मुख्य ध्यान सामाजिक संरचना और संस्थाओं पर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन नीचे चला गया है, इंग्लिश वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल सिस्टम का मुख्यतः किसके विश्लेषण पर केंद्रित है? इनकी पुस्तक है पार्सन की द सोशल सिस्टम। तो आपको बताना है ये मुख्यतः किस पर केंद्रित है। ऑप्शन ए भूमिका और संस्थागत संरचना पे, ऑप्शन बी पूंजीवाद पे, ऑप्शन सी क्रांति पे, और ऑप्शन डी वर्ग संघर्ष पे। तो बताइए ये किस पर आधारित है? तो ये आधारित है रोल्स एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भूमिका और संस्थागत संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक क्रिया में मानदंड की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए क्रिया को दिशा देता है, ऑप्शन बी उत्पादन बढ़ाता है, ऑप्शन सी संघर्ष उत्पन्न करता है, और ऑप्शन डी वर्ग निर्माण करता है। तो बताइए मानदंड की क्या भूमिका होती है सोशल एक्शन में? तो ये किसी भी क्रिया को दिशा प्रदान करता है। ऑप्शन ए गाइड एक्शन, क्रिया को दिशा देना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्सन्स के अनुसार परिवार का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए आर्थिक उत्पादन करना, ऑप्शन बी प्राथमिक समाजीकरण और वयस्क व्यक्तित्व का स्थिरीकरण करना, ऑप्शन सी राजनीतिक नियंत्रण, और ऑप्शन डी धार्मिक अनुष्ठान। तो बताइए पार्सन्स के अनुसार परिवार का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है प्राथमिक समाजीकरण और वयस्क व्यक्तित्व का स्थिरीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्सन्स के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया मुख्यतः किस संस्था से संबंधित होती है? ऑप्शन ए बाजार से, ऑप्शन बी विद्यालय से, ऑप्शन सी परिवार से, और ऑप्शन डी न्यायालय से। तो बताइए समाजीकरण की प्रक्रिया मुख्यतः किस संस्था से शुरू होती है पार्सन्स के अनुसार? तो ये शुरू होती है परिवार, फैमिली से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्सन किस समाजशास्त्री से विशेष रूप से प्रभावित थे? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्खिम और मैक्स वेबर, ऑप्शन सी रॉल्फ डैनियल और ऑप्शन डी एंथोनी गिडेंस। तो बताइए पार्सन्स किससे प्रभावित थे? तो ये प्रभावित थे इमानुएल दुर्खिम और मैक्स वेबर से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
इमाल दुर्किम एंड मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नील जे स्मेल्सर के साथ पार्सन्स ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए द सोशल सिस्टम, ऑप्शन बी टुवर्ड द जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन, ऑप्शन सी इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और ऑप्शन डी सोसाइटीज एवोल्यूशनरी एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। तो बताइए स्मेल्सर के साथ पार्सन्स ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इस पुस्तक का नाम है टुवर्ड अ जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये पुस्तक पार्सन्स ने स्मेल्सर के साथ मिलकर लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सन्स के अनुसार समाजीकरण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है आर्थिक उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक मूल्यों का आंतरिकीकरण करना, ऑप्शन सी है वर्ग संघर्ष उत्पन्न करना, और ऑप्शन डी है राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना। तो बताइए समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है पार्सन्स के अनुसार? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सांस्कृतिक मूल्यों का स्थिरीकरण, सांस्कृतिक मूल्यों का आंतरिकीकरण, इंटरनलाइजेशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सेशन और रीजन का क्वेश्चन है। पार्सन्स के अनुसार परिवार प्रतिरूप संरक्षण का कार्य करता है। कारण दिया, परिवार सांस्कृतिक मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। ऑप्शन ए दोनों सही है, आर इसकी सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है दोनों सही है, आर इसकी व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है, और ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, पार्सन्स के अनुसार परिवार प्रतिरूप संरक्षण का कार्य करता है क्योंकि परिवार सांस्कृतिक मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। दोनों स्टेटमेंट सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सन्स की सामाजिक क्रिया की अवधारणा किस बौद्धिक परंपरा से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रत्यक्षवादी परंपरा, ऑप्शन बी व्याख्यात्मक परंपरा, ऑप्शन सी ऐतिहासिक भौतिकवादी परंपरा, और ऑप्शन डी उत्तर आधुनिक परंपरा। तो बताइए पार्सन्स की सामाजिक क्रिया किस अवधारणा से बौद्धिक परंपरा से संबंधित है? ऑप्शन इंग्लिश वाला ये देख लीजिए। तो ये संबंधित है व्याख्यात्मक परंपरा, इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्सन्स की स्वैच्छिक सामाजिक क्रिया सिद्धांत मुख्यतः किससे प्रभावित है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्किम, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, और ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो बताइए पार्सन्स की स्वैच्छिक सामाजिक क्रिया सिद्धांत मुख्यतः किससे प्रभावित है? तो ये मैक्स वेबर से प्रभावित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्सन्स की अनुसंधान पद्धति मुख्यतः किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए मात्रात्मक सर्वेक्षण पद्धति, ऑप्शन बी ऐतिहासिक तुलनात्मक और सैद्धांतिक विश्लेषण, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक पद्धति थी, और ऑप्शन डी सांख्यिकी मॉडल पर आधारित थी। तो बताइए पार्सन्स की अनुसंधान पद्धति मुख्यतः किस पर आधारित थी? तो ये हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एंड थ्योरेटिकल एनालिसिस पर आधारित थी, ऐतिहासिक तुलनात्मक और सैद्धांतिक विश्लेषण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट का है, असर्शन और रीजन का। कथन ए दिया है, पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को मानदंडों द्वारा निर्देशित माना है। कारण आर दिया है, उनके अनुसार कर्ता लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उपलब्ध साधनों में से चयन करता है। ऑप्शन ए दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है, और ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को मानदंडों द्वारा निर्देशित माना क्योंकि उनके अनुसार कर्ता लक्ष्य प्राप्ति हेतु उपलब्ध साधनों में से चयन करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
उम्मीद करती हूँ वीडियो और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।